जनन क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं कि परिपक्व स्पंज अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन करता है, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर लैंगिक जनन करता है। जब परिस्थिति अनुकूल हो तो स्पंज की विकसित होती है और ये विकसित कलिका स्पंज से टूटकर अलग हो जाती है। तो ये बड है। बड स्पंज के शरीर पे विकसित होती है और टूटकर अलग होती है। टूटकर अलग होने के बाद जब ये गिरती है तो इससे नए स्पंज का विकास हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंदर स्पंज के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। प्रोटोकाइनेशन पहले एग का निर्माण होता है, उसके बाद में स्पर्म का निर्माण होता है। जब एग पहले विकसित होता है तो इसको स्त्री पूर्वता कहते हैं, और जब शुक्राणु का पहले निर्माण होता है तो उसको पूर्वता कहते हैं। प्रोट्रेंडस और प्रोटोगाइनस, इस प्रकार स्पर्म प्रोटोगाइनस प्रकार के होते हैं। गैमीट्स स्पंज के ऑस्कुला से बाहर निकलते हैं और स्पर्म किसी दूसरे स्पंज के ऑस्टिया से होकर बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, और एंटर करके जो कॉलर सेल होती है वो इस स्पर्म को एंगल्फ करती है। जैसे कि आप चित्र के अंदर देख रहे हैं, स्पर्म सेल ये बेसिकली मॉडिफाइड कॉलर सेल ही होती है। कॉलर सेल रूपांतरित होकर गैमेटोसाइट बनाती है, चाहे वो एग हो चाहे वो स्पर्म हो। अब ये जो स्पर्म सेल होती है, शुक्राणु, इस कॉलर सेल या कीप कोशिका या कॉइनोसाइट के द्वारा एंगल्फ हो जाती है, और ये फैगोसाइटिक प्रोसेस के द्वारा कॉलर सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। निषेचन आता है क्योंकि कैल सिस्टम में स्पर्म एंटर हो जाता है और कॉइनोसाइट द्वारा निगल लिया जाता है। कॉइनोसाइट्स निगलने के बाद इसकी सतह से चिपके हुए एग सेल, ये जो सतह से चिपका हुआ एग सेल है, इस पर आपके स्पर्म एंटर है। तो स्पर्म जैसे एंटर करता है, इस प्रकार निषेचन क्रिया आंतरिक होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो एक प्रकार से जंतु जगत के लाक्षणिक लक्षणों में से होता है, और स्पर्म इन्हीं प्रोसेस के द्वारा अपने को एनिमल किंगडम के साथ नज़दीक खड़ा करता है। अब निषेचन के बाद आरंभिक भ्रूणीय परिवर्तन शुरू हो जाता है। कैनाल के अंदर ही एम्ब्रियो का विकास होता है, जायगोट होता है, क्लीवेज होता है, और ये एम्ब्रियो इसी भित्ति से चिपका रहता है। ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया होती है और एक छोटा माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टोनिक एम्फीब्लास्टुला लार्वा निर्माण होता है। ये प्लैंक्टोनिक एम्फीब्लास्टुला लार्वा बन गया। ये लार्वा जो होता है, इसके प्रकार की कोशिका होती है, माइक्रोबियस, और ये सेल्स दो प्रकार से डिफरेंशिएट होती है। एक सीलिएटेड सेल होती है, इसमें सीलिया जाते हैं, और एक प्रकार की जो सेल होती है वो नॉन सीलिएटेड होती है। तो ये सीलिएटेड ब्लास्टोमियर्स है और इधर ये एक तरफ नॉन सीलिएटेड ब्लास्टोमियर्स है। तो दो प्रकार की ब्लास्टोमियर्स इसके अंदर पाई जा रही है, जो कि सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड होती है। ये जो लार्वा होता है इसको एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। एम्फीब्लास्टुला लार्वा निकलकर कैनाल सिस्टम से बाहर जाता है और आकर जल में सेडेंटरी हैबिटेट हो जाता है, किसी सतह से चिपक जाता है। चिपकने के बाद इस ब्लास्टुला के अंदर यहाँ
तो ये गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के अंदर जो सीलिएटेड पार्ट होता है वो अंदर की तरफ धंस जाता है और बाहर की ये जो कोशिका होती है एक आउटर लेयर बना देती है और ये धंसने वाला पार्ट इनर लेयर का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार एम्फीब्लास्टुला में इन्वर्जन की प्रक्रिया जिसे प्रतिपन कहते हैं वो पाई जाती है। तो ये जो प्रतिपन होने के बाद में जो एम्ब्रियो होता है उसका विकास होता है और ये प्रकार से छोटे से नए स्पंज में रूपांतरित होता है। यही स्पंज रूपांतरित होकर वयस्क साइकोन बना लेता है। इस प्रकार इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा अवस्था पाई जाती है, तो ये लार्वा एम्फीब्लास्टुला कहलाता है। कुछ के अंदर पेरेन्काइमुला लार्वा पाया जाता है। कुछ स्पंजोस के अंदर जो विकसित होते हैं उनमें एक सॉलिड स्टीरियोगैस्ट्रुला नामक लार्वा पाया जाता है, लेकिन साइकोन में सरलतम प्रकार का एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाया जाता है। इस प्रकार स्पंज के अंदर गैमेट प्रोडक्शन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्लीवेज होकर ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया होती है, ब्लास्टुला के बाद में गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है और ब्लास्टुला का इन्वर्जन इसका एक विशिष्ट लाक्षणिक लक्षण है और इन्वर्जन के बाद में वयस्क स्पंज का निर्माण होता है। इस प्रकार स्पंज के अंदर जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। स्पंजों के अंदर अलैंगिक जनन होता है। ये किस प्रकार